हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर 2025 का क्लास। इस वीडियो में हम लोग जो है पेपर फर्स्ट वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के का टॉपिक जो है कर रहे हैं। और इस टॉपिक में जो है भूमंडलीय यानी ग्लोबलाइजेशन और भूमंडलीयकरण के प्रमुख घटक के बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये क्लास नंबर जो है 24 है। इसके पहले का क्लास आप लोग नहीं देखे हैं, 23 तक जो है कंप्लीट हो चुका है। ये सिलेबस जो है बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है कुछ ही दिनों में। ठीक है, ज़्यादा लेक्चर अब नहीं बचा हुआ है। और इन टॉपिक के साथ साथ हम लोग ये देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से बने हुए हैं, उस पर भी हम लोग विचार विमर्श करेंगे। और इसका पीडीएफ और फ्री नोट्स प्राप्त करना चाहें तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे फ्री नोट्स और पीडीएफ आप सभी लोगों को आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक है भूमंडलीयकरण। भूमंडलीयकरण के प्रमुख घटक के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि भूमंडलीयकरण ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो भूमंडलीयकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें दुनिया के विभिन्न देश, जो अलग अलग देश होते हैं, देश की संस्कृति और अर्थव्यवस्थाएं और समाज आपस में परस्पर जुड़े होते हैं। ठीक है, जो अलग अलग देशों की संस्कृति होती है, अर्थव्यवस्थाएं होती हैं और समाज होता है, वो आपस में जो है कनेक्टेड होती हैं। इसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं, सेवाओं, सूचनाओं, पूंजी और लोगों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है आदान प्रदान बना रहता है। तो यहाँ पे भूमंडलीकरण मतलब होता है कि कंट्री से यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं कि अलग अलग जो कंट्री यानी अलग अलग जो देश होते हैं, वहाँ की जैसे संस्कृति हो गई, अर्थव्यवस्था हो गया और समाज हो गया, सब आपस में एक दूसरे से जो है कनेक्टेड रहते हैं। इसी को कहते हैं भूमंडलीकरण। जैसे मान लो कि हमारे देश में किसी चीज की कमी है, तो हम दूसरे देश से ले सकते हैं। और अगर हमारे देश में किसी चीज की अधिकता है तो उसको हम दूसरे देश में दे सकते हैं। यानी आयात निर्यात का जो सिस्टम होता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, उसी को कहते हैं भूमंडलीयकरण। ठीक है, भूमंडलीकरण का प्रभाव हर क्षेत्र में देखने को मिलता है, चाहे वह आर्थिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, या राजनीतिक क्षेत्र हो, या सामाजिक क्षेत्र हो। अब यहाँ देखते हैं आर्थिक क्षेत्र, तो जैसे आयात निर्यात हो गया वस्तुओं का। सांस्कृतिक क्षेत्र, जैसे अलग अलग देशों की संस्कृति होती है। ठीक है, जो संस्कृति अच्छा होता है उसको जो है अलग अलग देशों द्वारा ग्रहण किया जाता है। राजनीतिक क्षेत्र हो गया, उसके बाद में सामाजिक क्षेत्र। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भूमंडलीकरण के उद्देश्य क्या हैं। तो उद्देश्य के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये भूमंडलीकरण ग्लोबलाइजेशन आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो इसके प्रमुख घटक के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से जो है भूमंडलीकरण हो सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 5 प्रकार के भूमंडलीकरण होते हैं। जैसे हो गया आर्थिक भूमंडलीकरण, सांस्कृतिक भूमंडलीकरण, राजनीतिक भूमंडलीकरण, तकनीकी भूमंडलीकरण और पर्यावरणीय भूमंडलीकरण। तो इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। इकोनॉमिक्स ग्लोबलाइजेशन। अब आर्थिक भूमंडलीकरण क्या होता है? यह आर्थिक की बात करते हैं तो यहाँ पे रुपयों से संबंधित होगा। ठीक है, तो रुपयों से संबंधित होगा, जैसे व्यापार हो गया, निवेश हो गया और वित्तीय प्रवाह से जुड़ा होता है। यह अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल लेवल पर व्यापार होता है और निवेश होता है, और उसके बाद में वित्तीय प्रवाह से जुड़ा होता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में विभिन्न देशों की कंपनियों और उद्योग आपस में एक दूसरे से किस प्रकार से व्यापार और निवेश के माध्यम से जो है कनेक्टेड रहते हैं, इसी को कहते हैं आर्थिक भूमंडलीकरण। यह विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जैसे एफडीआई हो गया, बहुराष्ट्रीय कंपनियां एमएनसीएस और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के विकास के माध्यम से होती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे विश्व व्यापार संगठन हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया और विश्व बैंक हो गया, ये सभी जो है आर्थिक मतलब रुपए से जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये विश्व में कुछ देशों को जो है रुपया देते हैं। अगर कोई भी इनसे लोन लेना चाहे तो रुपया प्रदान किया जाता है। ठीक है, इन सभी बैंकों द्वारा विश्व व्यापार संगठन, डब्ल्यूटीओ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, इन सभी की अहम भूमिका होती है आर्थिक भूमंडलीकरण में। अब उसके बाद में हम देखते हैं सांस्कृतिक भूमंडलीकरण, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन किस प्रकार से होता है। तो सांस्कृति
सांस्कृतिक आदान-प्रदान, ठीक है? इंटरनेशनल लेवल पे जो संस्कृति का आदान-प्रदान होता है, उसी को कहते हैं सांस्कृतिक भूमंडलीकरण। विभिन्न सांस्कृतिक परंपराएँ हो गई, जैसे जीवन शैली हो गया, तो एक-दूसरे को जो है प्रभावित करती हैं। अब यहाँ पे हो गया फ़िल्में, संगीत, फैशन और भोजन जैसी सांस्कृतिक चीज़ें विभिन्न देशों में लोकप्रिय होती है, ठीक है? अलग-अलग देशों में जो है अलग-अलग ये संगीत हो गया, फैशन हो गया और भोजन हो गया लोकप्रिय होती है। जैसे चाइनीज़ फूड जो होता है वो भारत में भी चलता है, जैसे मोमोज़ वगैरह हो गया। तो इंटरनेट और सोशल मीडिया ने सांस्कृतिक भूमंडलीकरण को और अधिक तेज़ी कर दिया है, जिससे एक वैश्विक संस्कृति का उदय हुआ है। उसके बाद में हम देखते हैं पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, राजनीतिक भूमंडलीकरण। इसमें क्या होता है कि जो अलग-अलग राजनीति के लोग रहते हैं, भूमंडलीयकरण के साथ देशों के बीच राजनीतिक परस्पर निर्भरता भी बढ़ी है। वैश्विक समस्याओं जैसे जलवायु परिवर्तन हो गया, आतंकवाद हो गया, मानवाधिकारों पर सहयोग और समन्वय की आवश्यकता होती है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे हो गया यूनाइटेड नेशन हो गया, यूएन हो गया, संयुक्त राष्ट्र हो गया, उसके बाद में विश्व व्यापार संगठन हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और उसके बाद में जी20 जैसे समूह वैश्विक राजनीतिक मंचों पर जो है अ, विभिन्न देशों को एक साथ लेते हैं और उस पे जो है बात करते हैं कि किस प्रकार से जो है स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जाए। तो ये है राजनीतिक भूमंडलीकरण। किस प्रकार से स्वास्थ्य को देखा जाए, किस प्रकार से व्यापार किया जाए, किस प्रकार से देश की उन्नति हो सकती है, पर्यावरण को सुरक्षित किस प्रकार से रखा जा सकता है, तो इन सभी को एक वैश्विक मंच पर जो है एक साथ लाने का काम करते हैं। तो इसी को कहते हैं पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद में तकनीकी भूमंडलीकरण जो टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन है, इसमें क्या होता है कि इंटरनेट संचार संचार उपकरण और परिवहन प्रौद्योगिकियों ने देशों के बीच दूरी को कम कर दिया है। लोग और जानकारी तुरंत दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुंच सकती है। यानी कोई भी जानकारी है तो आप घर बैठे कुछ ही क्षणों में प्राप्त कर सकते हैं। न्यूज़ समाचार मूवी वगैरह सब कुछ जो है घर बैठकर आप लोग देख सकते हैं, कुछ ही समय में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ई ई कॉमर्स कंपनियां हो गई, सोशल मीडिया हो गया, मोबाइल टेक्नोलॉजी के उदय ने वैश्विक व्यापार और सामाजिक संपर्क को बढ़ावा है, ठीक है? किसी भी कंपनी का आप मोबाइल ले सकते हैं यहाँ पे। अपने देश में पर्यावरणीय भूमंडलीकरण क्या होता है कि पर्यावरण समस्याएं जैसे जलवायु परिवर्तन हो गया, जैव विविधता का नुकसान हो गया और प्रदूषण वैश्विक मुद्दे हैं। इनको निपटाने के लिए जो है सभी देश मिलकर जो है आपसी में सहयोग करते हैं कि किस प्रकार से जो है पर्यावरण की सुरक्षा की जाए। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होती है। कई देशों ने पर्यावरणीय समझौतों और प्रोटोकॉल जैसे क्योटो प्रोटोकॉल हो गया और पेरिस समझौता हो गया पर हस्ताक्षर भी किए हैं। तो ये हो गया पर्यावरणीय भूमंडलीयकरण, ठीक है? यानी भूमंडलीयकरण ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है, इसे शुरू में स्टार्टिंग में बताए थे, लेकिन जान लीजिए कि भूमंडलीयकरण का मतलब यहाँ होता है कि विश्व को जो है एक साथ लेकर जो है सभी पक्ष में निर्णय लिए जाएं, ठीक है, वैश्विक लेवल पर। तो उसी को कहते हैं भूमंडलीयकरण, ग्लोबलाइजेशन। अब हम देखते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन होता है, भूमंडलीयकरण होता है, इसके क्या लाभ होते हैं, इसको हम देखते हैं। जैसे आर्थिक विकास होता है, जैसे मान लो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, अगर पैसों की कमी है तो जो है इससे क्या होता है कि मान लो कि कोई भी प्रोडक्ट आपके देश में नहीं है तो दूसरे देश से ले सकते हैं और उसके पास नहीं है तो आप जो है निर्यात कर सकते हैं। तो ये आर्थिक विकास हो गया। सेकंड नंबर की बात करते हैं उपभोक्ता विकल्पों में वृद्धि। तो भूमंडलीयकरण के कारण उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के उत्पाद और सेवाएं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्राप्त हो जाते हैं, जिससे उपभोक्ता अधिक विकल्प चुन सकता है। तकनीकी विकास और नवाचार जो अलग-अलग तकनीकी विकास होते हैं, जैसे स्वास्थ्य सेवा हो गया, शिक्षा हो गया और उपयोगों में ये सभी जो विकास होते हैं, तकनीकी विकासों का आदान-प्रदान किया जाता है। जैसे मेडिकल सुविधाओं को अगर किसी प्रकार से हमारे देश में कमी है, तो जो है उसको दूसरे देश से जो है हम लोग मेडिकल सुविधाओं को ले सकते हैं। जैसे मान लो कि ये कोरोना काल में जो वैक्सीन का निर्माण किया गया था, वो भारत के द्वारा जो है अन्य देशों को भी दिया गया था। तो ये तकनीकी विकास और नवाचार हो गया, रोजगार के अवसर अलग-अलग अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में जो है अपने देश के भी लोग, अलग-अलग देशों के लोग काम करते हैं, तो इसलिए रोजगार के अवसर वहाँ पे उपलब्ध होते हैं। सांस्कृतिक आदान-प्रदान जो अलग-अलग कल्चर होते हैं, उसका आदान-प्रदान यानी साझा करते हैं और उससे क्या होता है कि एकता और भाईचारे की भावना बनी रहती है, जिससे सांस्कृतिक
का आदान-प्रदान होता है। अब इसके बारे में हम देखते हैं ग्लोबलाइज़ेशन चुनौतियाँ चुनौतियाँ क्या-क्या हैं? जैसे आर्थिक असमानता, जबकि कुछ देशों और लोगों को भूमंडलीकरण से बहुत लाभ हुआ है, कई विकासशील देशों और गरीब वर्गों को इसका उचित लाभ नहीं मिल पाया है। इससे वैश्विक आर्थिक असमानताएँ बन जाती है, ठीक है? तो कुछ देश हैं जिसको लाभ हुआ है इसके द्वारा और कुछ देश हैं जिसको लाभ नहीं हुआ है, यानी गरीब वर्ग इसका उचित लाभ नहीं मिला है। सांस्कृतिक विलुप्तता, भूमंडलीय के करण के कारण स्थानीय सांस्कृतिक और परंपराओं का क्षरण हो रहा है। पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव कई जगहों पर स्थानीय संस्कृति पे हावी हो रहा है, ठीक है? पर्यावरणीय क्षति, तो भूमंडलीय के कारण औद्योगिकरण और वैश्विक व्यापार बढ़ा है। औद्योगिकरण यानी कंपनियों की स्थापना करना और वैश्विक व्यापार यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो व्यापार होता है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन होता है और उसी के कारण जो है पर्यावरणीय क्षति होती है। रोजगार की अस्थिरता, भूमंडलीय के कारण कई बार स्थानीय उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे बेरोजगारी बढ़ जाती है। कई बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के कारण स्थानीय उद्योग को जो है बंद करना पड़ता है। राजनीतिक अस्थिरता के बारे में हम लोग देखते हैं तो भूमंडलीयकरण ने देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक निर्भरता को बढ़ा दिया है, जिससे कभी-कभी तनाव और संघर्ष की संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है, जैसे व्यापार युद्ध, भू राजनीतिक तनाव आदि। तो ये सभी जो है भूमंडलीकरण की चुनौतियां होती हैं। आर्थिक असमानता हो गया, सांस्कृतिक विलुप्तता हो गया, पर्यावरणीय क्षति हो गया, रोजगार की अस्थिरता और राजनीतिक अस्थिरता। उसके बाद में हम देखते हैं कि भारत में किस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन हुआ है। तो 1991 ईस्वी में भारत में जो है आर्थिक सुधार के बाद भूमंडलीकरण की प्रक्रिया तेज हुई है। इन सुधारों के तहत भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को उदार किया है, व्यापार और निवेश के लिए खुला किया है और विदेशी कंपनियों को देश में आने की अनुमति दिया है, ठीक है? इसका भारत की अर्थव्यवस्था और समाज पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। तो अगर ये आपके एग्जाम में पूछ ले कि भारत में ग्लोबलाइजेशन कब स्टार्ट हुआ, तो 1991 ईस्वी में स्टार्ट हुआ है। तो भूमंडलीकरण के कारण जो है भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो आर्थिक विकास हुआ है। भूमंडली के कारण बाद भारत में आर्थिक विकास दर वृद्धि हुई है, ठीक है? जब 1991 में ग्लोबलाइजेशन हुआ तो उसके क्या हुआ कि आर्थिक वृद्धि दर जो है ये वृद्धि हुई है। विदेशी निवेश, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो गया, निजीकरण ने आर्थिक विकास की गति प्रदान किया है। आईटी उद्योगों का विकास, तो आईटी उद्योगों का विकास जैसे भारत में आईटी और सेवा क्षेत्र भूमंडलीकरण से सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं। भारत दुनिया का एक प्रमुख आईटी आउटसोर्सिंग हब बन गया है, जैसे नोएडा हो गया। थर्ड नंबर की बात करते हैं तो सांस्कृतिक प्रभाव हो गया। भारत में पश्चिमी संस्कृति, फैशन, संगीत और जीवन शैली का प्रभाव बढ़ा है। हालांकि भारतीय संस्कृति और परंपराएं भी वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध हुई है। जो यहाँ की संस्कृति है वो वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध हुई है और जो पश्चिमी संस्कृति है वो भारत में भी जो है इसका प्रभाव बढ़ा हुआ है। ग्रामीण और शहरी असमानताएं, जबकि बड़े शहरों और शहरी क्षेत्रों में भूमंडली के कारण बहुत विकास हुआ है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक और सामाजिक असमानताएं बढ़ गई है, ठीक है? तो ये जो है भूमंडलीकरण के कारण जो भारत पर प्रभाव पड़े हुए हैं, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया। तो इस प्रकार से भूमंडलीकरण ग्लोबलाइजेशन के बारे में जितना भी आपके सिलेबस में टॉपिक दिया था उसके बारे में हम लोगों ने बात किया, ठीक है? इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सोशल मीडिया से अगर जुड़ना चाहें तो आप लोग अ, हमसे कनेक्टेड हो सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो आप लोग क्या करिए कि जो है वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके आगे के टॉपिक के बारे में हम लोग कल के वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।